इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। इसमें हम सिद्धांत करेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि देखिए जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सो देखिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सबको बताएं कि देखिए अभी जो हमारा यूजी नेट का पेपर 1 है, उसमें जो यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण योग्यता का, ये उसमें इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि देखिए ये सी टेट का टॉपिक है, यानी कि सी टेट के एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट का नहीं है, लेकिन फिर भी यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। सो हमने देखिए इससे पहले जो हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमने गैगने की थ्योरी की है और ब्लूम टैक्सोनॉमी की है। तो अभी हम जीन पियाजे भी करेंगे और वाइगॉस्की भी करेंगे साथ में, है ना, कि ताकि आपका इस बार अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपके नंबर कटे ना। सो स्टार्ट करते देखिए यहाँ पे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अब देखें यहाँ पे संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमाग से संबंधित। यहाँ पे देखिए जीन पियाजे ने बताया है कि कोई अगर छोटा बच्चा होता है तो उसका जो दिमाग है वो कैसे विकसित करता है। आपको मैं यहाँ पे देखिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है ना डेवलपमेंट, यानी कि इसे कहते हैं हिंदी में विकास। एक होती है ग्रोथ, जिसे हिंदी में कहते हैं वृद्धि। यानी कि देखिए वृद्धि और विकास में फ़र्क क्या है, ठीक है, ये है आपकी वृद्धि और ये है विकास। वृद्धि विकास में फ़र्क क्या है? देखिए विकास जो होता है वो हमारे दिमाग का होता है, वृद्धि हमारे शरीर की होती है। वृद्धि शरीर की हो गई और विकास हो गया दिमाग का। तो हम कहते हैं ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना ये चीज़। तो यहाँ पे बात की गई है संज्ञानात्मक विकास के बारे में, यानी कि उन्होंने हमारे दिमाग के विकास के बारे में बात की गई है कि जब जब छोटा बच्चा पैदा होकर बड़ा होता है तो उसका दिमाग भी साथ में विकसित होता है, तो अपने आप वो सारी चीज़ें करने लग जाता है। सो देखिए यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक विशद सिद्धांत है, ठीक है। तो यानी कि जीन पियाजे ने देखिए ये सिद्धांत दिया है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो कि मानव की बुद्धि, ठीक है, मानव की बुद्धि की जो प्रकृति है और उसका जो विकास है, यानी कि धीरे 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 मानव का जो दिमाग का विकास कैसे होता है, छोटे बच्चे का कैसे होता है, बड़े होकर कैसे हो जाता है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देखिए पियाजे क्या मानते हैं, जो व्यक्ति का विकास है, इनके उसका जो दिमाग का विकास है उसमें देखिए जो उसका बचपन होता है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पियाजे का सिद्धांत देखिए विकासवादी अवस्था सिद्धांत यानी कि डेवलपमेंट स्टेज थ्योरी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि जो पियाजे का सिद्धांत है वो क्या कहलाता है, वो होता है विकासी अवस्था सिद्धांत। सो यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बतलाता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमश इसका अर्जन करता है, कैसे इसे एक एक करके जोड़ता है और इसका प्रयोग करता है या उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ पे ये सिद्धांत किसके बारे में है, इस सिद्धांत का मतलब है कि हमें ये बताता है कि जो मानव है, मनुष्य है, इंसान है, वो ज्ञान कैसे लेता है, यानी कि ज्ञान उसे कैसे मिलता है, वो कैसे उसे जोड़ता है और कैसे उपयोग करता है। देखिए सपोज करिए आपने जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास में है, नर्सरी से लेके वो पीएचडी का स्टूडेंट बन गया। अब देखिए उसने पहले स्कूल लेवल पार किया, फिर उसने कॉलेज लेवल पार किया, फिर उसने यूनिवर्सिटी लेवल पार किया, तो वो इतने सालों से सीखता गया, यानी कि उसकी जो एज थी अभी 30+ हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं जो बच्चा पीएचडी कर लेता है तो उसको कितनी नॉलेज हो जाती है। तो देखिए पहले उसे नर्सरी क्लास में थोड़ी सी नॉलेज मिली, फिर उसे फर्स्ट क्लास में मिली, फिर उसे उसके बाद 5वीं क्लास में मिली, 10वीं क्लास में मिली, तो अलग अलग लेवल पे उसे नॉलेज मिलती रही। तो कैसे उसने नॉलेज ली, कैसे एक एक करके जोड़ी, है ना। जैसे देखिए हमारी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ABC से या क ख ग से हमारी यहाँ पे स्टार्टिंग होगी। फिर देखिए हमें सेंटेंस बनाने को दिए जाते हैं, फिर हम वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो इनके कहने का ये मतलब है कि जो दिमाग होता है पहले वो ज्ञान को अर्जित करता है, अर्जन करता है ज्ञान को, ठीक है। उसके बाद देखिए उसे एक एक करके जोड़ता है, फिर उसका उपयोग करता है। अगर किसी को ABC सिखाई जाती है तभी वो सेंटेंस बनाएगा, तभी वो इंग्लिश बोलेगा ना। अगर उसे ABC आएगी नहीं ना तो वो देखिए सेंटेंस बना पाएगा ना वो बोल पाएगा, है ना। अगर हमारी हिंदी वर्णमाला नहीं होगी तो हम शब्द कैसे बनाएंगे, ना हम हिंदी को बोल पाएंगे। तो पहले क्या है, उसे बेसिक समझाना, उसके बाद वो सारी चीज़ें उसको बताना। सो देखिए व्यक्ति वातावरण के तत्वों का
प्रत्यक्षीकरण करता है, अर्थात पहचानता है, प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु या व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त चिंतन करता है। अब देखिए व्यक्ति क्या है, जो हमारा वातावरण है उसके जो तत्व हैं उसको प्रत्यक्षीकरण करता है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है, उसे महसूस करता है, सामने उसे देखता है, उसे पहचानता भी है ना, प्रतीकों की सहायता से उसे समझने की कोशिश करता है। प्रतीक क्या है, देखिए आप देखिए वहाँ पे जैसे कोई रेड लाइट है, जैसे लाइट होती है ना, रेड लाइट येलो है ग्रीन है, तो पता है कि सबको रेड लाइट पे रुकना है, येलो पे तैयार होना है, ग्रीन पे चले जाना है ना। तो देखिए अगर ये चिन्ह बने हैं तो उन्हें पता है कि हाँ इस चिन्ह का मतलब क्या है ना, वो चीज़ें। ऐसा तो है नहीं रेड लाइट हो रही है तो सभी जा रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, पहले वो चिन्हों को पहचानेगा, है ना। आप देखेंगे वहाँ पे डेंजर का निशान बना होता है, ऐसे खोपड़ी बनी होती है, ऐसे करके बना होता है ना डेंजर का निशान, है ना, तो उसे पता है यहाँ पे खतरा है, तो वो ऐसे ही प्रतीकों को पहचानेगा, चिन्हों को है वो पहचानता है जो उसके आसपास है। उक्त सभी प्रक्रियाओं से मिलकर उसके भीतर ज्ञान भंडार या संज्ञानात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है। देखिए ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो उसे स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, जो उसे ज्ञान दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अंदर ज्ञान का भंडार हो जाता है, दिमाग के अंदर उसे सारी चीज़ आ जाती हैं, तो वो उसके व्यवहार को निर्देशित करती हैं। देखिए व्यवहार निर्देशित कैसे होता है, अगर कोई बच्चा है उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अंदर पॉजिटिविटी भी आती है, नेगेटिविटी भी आती है, नकारात्मकता भी आती है, सकारात्मकता भी आती है। जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक भाव कैसे आते हैं, वैसे आते हैं कि जैसे उसे पता है कि हाँ उसे सब कुछ जैसे आता है, तो वो सोचेगा कि हाँ मेरे को सब कुछ आ गया, तो मुझे सब कुछ आता है, बाकियों को कोई भी कुछ भी नहीं आता। पॉजिटिविटी क्या है, वो सीखता रहता है, चाहे उसे जितनी मर्जी उसे नॉलेज हो चुकी है फिर भी वो सीखता रहता है। तो ये उसका व्यवहार को निर्देशित करता है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एटीट्यूड में रहते हैं, उनको पता है कि हाँ हम इंटेलिजेंट है, हमें सब कुछ आता है, वो दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ आता भी है लेकिन उनका व्यवहार ऐसा होता है वो सबसे सब कुछ सीखते रहते हैं, तो ये व्यवहार उनको निर्देशित करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों सिमुलेंट्स से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता, पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है। देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति किसी वातावरण में रहता है तो वो सीधे ही प्रतिक्रिया नहीं देता, पहले वो चिन्ह को पहचानेगा। जैसे मान लीजिए कि हमें पढ़ाया गया है ए फॉर एप्पल, है ना, हमारे पास सेब रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये तो एप्पल है ना, तो हम उसे पहचानेंगे, फिर हम उसे ग्रहण करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, है ना। अगर आपको कोई चीज़ दी है, वो मान लीजिए कि कोई चीज़ है वो लोहे की बनी हुई है, अगर आपको वो चीज़ पता है कि वो चीज़ है वो लोहे की बनी हुई है, तो आप उसे देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे कि हाँ ये चीज़ है ना। अगर आपने वो चीज़ पहली बार जो चीज़ देखी होती है तो आप उसे कैसे पहचान पाएंगे, वो चीज़ें हैं जो आपको चीज़ सिखाई जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। अब देखिए क्या कह सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक है वो संरचना क्या होती है कि जो हमारा वातावरण, जो हमारा आसपास का माहौल है, उसमें जो चीज़ें व्यवस्थित हैं, उद्दीपक है वो, और साथ में जो हमारा व्यवहार है उसके बीच में क्या है, मध्यस्थता लगाता है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें हमारे पास हैं और जो हमारे पास ज्ञान है हम उसमें बैलेंस बना के चलते हैं। जीन पियाजे ने देखिए व्यापक स्तर पर संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किया। पियाजे के अनुसार देखिए बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है और परिमार्जित होता रहता है। देखिए पियाजे यहाँ पे क्या कहता है कि जो बालक है उसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है, जो उसका भंडार है ज्ञान का एक बालक के अंदर, वे उसकी प्रत्येक अवस्था में बदलता है। जैसे देखिए कोई नर्सरी क्लास है, पहले उसे ABC सिखाएंगे, बाद में देखिए उसे सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, अगली क्लास में वो है ना धीरे धीरे करते जब वो बड़ा होता जाएगा फिर वो सीखता रहेगा, फिर वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हमें देखिए छोटे छोटे शब्द सिखाए जाते हैं, फिर बाद में हमें देखिए एक एक लाइनों के आंसर होते हैं, ट्रू फॉल्स के, सही गलत के, उसके बाद छोटे छोटे आंसर होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लॉन्ग जो होते हैं ना, लंबे लंबे जो आंसर देने पड़ते हैं वहाँ पे, तो वो क्या है, वो प्रत्येक अवस्था में
ज्ञान का भंडार बदलता है। पहले ज्ञान का भंडार छोटा था, फिर बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसे विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, चूंकि उसके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था को स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे पियाजे का कहना है कि जो उसके अंदर नॉलेज होती है, जो बालक के अंदर संज्ञान है, जो उसका दिमाग है, उसका विकास होता है, वो हर एक अवस्था से गुजरता है। पहले जब बच्चा होता है छोटा सा, उसका दिमाग छोटा होता है, फिर जब दिमाग का विकास होता है तब उसमें नॉलेज और ज़्यादा अपने आप आती रहती है। तो अभी हम बात करेंगे, देखिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। देखिए जो जीन पियाजे के 2 बच्चे थे, उन्होंने उनको ऑब्जर्व किया, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये थ्योरी, ये सिद्धांत बनाया। देखिए पहला पॉइंट है संवेदिक पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक है। उसके बाद देखिए पूर्व क्रियात्मक अवस्था, ये प्री ऑपरेशनल है, 2 से 7 वर्ष। उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल, ये 7 से 12 वर्ष। और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इनकी फॉर्मल ऑपरेशनल, ये है 12 से ऊपर वर्ष। देखिए 12 से 15 वर्ष भी हो सकते हैं, 12 से 14 वर्ष भी हो सकते हैं। अगर आपको कहीं पे 12 से 14, 15, 16 कुछ भी लिखा हो या 17 लिखा हो तो वह सही है। मैंने ऊपर के वर्ष इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ताकि 12 साल से आगे तक जितनी अवस्थाएं हैं वो सारी इसी के अंदर आती है। अगर यहाँ पे 14-15 हो, है ना, तो ऐसा नहीं कि 15 के बाद उसे विकास होना उसका बंद हो जाएगा। तो 12 से ऊपर जितने भी वर्ष बनते हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो एक एक करके देखिए सबको डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहला है संवेदिकी या संवेदिक पेशीय अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर, ये है जन्म के 2 वर्ष। इस अवधि को जन्म से 2 वर्ष की अवधि के रूप में माना जाता है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। अब देखिए इस अवस्था में क्या है, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, जैसे जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच में, वो अपनी संवेदनाओं से और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ज्ञान अर्जित करता है। शारीरिक अवस्था क्रियाओं की वजह से, जैसे देखिए बच्चा छोटा सा है, वो लेटा हुआ है ना, उसको कोई चीज़ पकड़ा दो, या बच्चा वैसे उसे कोई चीज़ पकड़ा दो, इस समय में वो हर एक चीज़ को मुंह में डाल के देखेगा, उसे चबाने की कोशिश करेगा। अगर कोई चीज़ खाने वाली होगी तो उसे खा जाएगा, अगर चीज़ खाने वाली नहीं होगी तो उसे पता है कि ये खाने वाली नहीं है, वो उसे छोड़ देगा। अगर कोई चीज़ हार्ड है, सख्त है, तो वो जोर लगाएगा, छोड़ देगा, उसे पता है कि टूटेगी नहीं। अगर कोई चीज़ नरम है तो उसे वो चबा लेगा, है ना। तो ये क्या है, वो शारीरिक क्रियाओं की चीज़ों से ज्ञान अर्जित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हर एक चीज़ को मुंह में डाल देते हैं, तो आप देखेंगे हर एक छोटा बच्चा ऐसे करता है। वो जो होता है सोचते हैं कि हर एक चीज़ खाने वाली है। संवेदनाओं से भी देखिए अपनी वो चीज़ों को, है ना, वो पहचानते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। चाहे कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, अगर वो गर्म चीज़ को हाथ लगाएंगे, उनको पता है कि ये चीज़ गर्म है। ठंडी है तो उनको पता है ये चीज़ ठंडी है। इस अवस्था में देखिए बच्चे बार बार रोने लग जाते हैं, है ना। अगर आप उनको कोई चीज़ कहेंगे, आपकी वो बात मानेंगे, लेकिन वो अपनी ही मस्ती में होते हैं। तो ये वो चीज़ है, जन्म के 2 वर्ष यहाँ पे जो सेंसरी मोटर, यानी कि जो उनका जो सेंस है, वो उनके अकॉर्डिंग वो सब कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञान इंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, रसों एवं गंधों का अनुभव प्राप्त करता है, और इन अनुभव की पुनरावृत्ति के कारण वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों की कुछ विशेषताओं में परिचित होता है, विशेषताओं से परिचित होता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है, देखिए वहाँ पे उसकी सहज क्रियाएं होती हैं, जो उनकी ज्ञान इंद्रियां हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बच्चे जो हैं, जैसे साउंड है, ध्वनियाँ है, स्पर्श है, रस है, गंध है, सबका अनुभव करते हैं, है ना। तो ये वो चीज़ है, वो उसे सब कुछ यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, वो अपने अनुभव से सीखता है। और देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे वातावरण में, वो जिससे परिचित होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, आप छोटे बच्चे को कोई भी चीज़ दे दो, उसके लिए वो सारी चीज़ नई होती है, वो हर एक चीज़ों की पहचान करते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको नोट करिएगा, वो सब कुछ ऐसे ही करेंगे जैसा आपको मैं बता रहा हूँ। इस अवधि में देखिए शिशु अपनी मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। इस चरण के दौरान मुख्य उपलब्धि वस्तु स्थायित्व है। यह जानते हुए कि
वस्तु अभी भी मौजूद है, यहाँ तक कि छिपी हुई है। देखिए यहाँ पे बच्चों को लगता है कि हाँ, जो चीज़ें उपलब्ध हैं वो स्थायित्व हैं, है ना, वो स्थायित्व है, वो मौजूद है, लेकिन वो छिपी हुई होती है। आप देखेंगे जब बच्चा लेटा हुआ होता है छोटा सा, तो वो किसी एक जगह पर देख के या तो हंसने लगेगा या तो रोने लग जाता है, या किसी को देख के रोने लग जाते हैं ना, तो वो सब कुछ ऐसे वो देखते हैं। तो उनको लगता है कि चीज़ें मौजूद है, लेकिन वो होती नहीं है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सेंसरी मोटर चरण यानी कि संवेदीय पेशी अवस्था सबसे पहले होता है, और इसे उस अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जब शिशु अपनी इंद्रियों और मोटर क्रियाओं के माध्यम से सोचते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला चरण है, यहाँ पे सबसे पहला कारण क्या है कि जो बच्चे हैं वो शिशु है अपनी इंद्रियों से या अपनी मोटर क्रियाओं से माध्यम से सोचते हैं, जिनकी इंद्रियां वो उससे सोचते हैं। जैसा कि हर नए माता पिता प्रमाणित करेंगे, शिशु लगातार वस्तुओं को छूते हैं, हेर फेर करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, यहाँ तक कि काटते और चबाते हैं। देखिए वही बात आ गई ना, यहाँ पर देखिए आप नोट करेंगे, पहले वो वस्तुओं को छूते हैं, हेर फेर करते हैं, यहाँ से चीज़ उठा के वहाँ फेंक दी, वहाँ से उठा के वहाँ फेंक दी, फिर वो देखते हैं, है ना, सुनते हैं, काटते चबाते सब कुछ करते हैं इसके अंदर। पियाजे के अनुसार देखिए ये क्रियाएं बच्चों को दुनिया के बारे में जानने की अनुमति देती है और उनके शुरुआती संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने आपको जैसे बताया कि हर एक चीज़ नई है, हर एक चीज़ नई है, वो दुनिया की हर एक चीज़ों को जानेंगे कि कौन सी चीज़ खाने वाली है, कौन सी फेंकने वाली है, कौन सी चबाने वाली है ना। तो यहाँ पे बच्चों को एक ज्ञान नहीं होता कि ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ सस्ती है, ये चीज़ काम की है, ये चीज़ काम की नहीं है। उनके लिए सारी चीज़ें एक बराबर है, वो वस्तुओं को उठा के फेंक देते हैं। आप उनको महंगा वाला मोबाइल फ़ोन भी दे दो, वो उठा के उसे भी फेंक देंगे, है ना। उनको पता ही नहीं है कि इसका फंक्शन क्या है, ये काम की है या नहीं है, ये महंगी सस्ती, उनको कुछ नहीं पता वो चीज़। तो देखिए इस अवस्था को यहाँ पे 6 अवस्था में यहाँ पे बांटा गया है। आप इसे सहज से दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे सहज रूप में आप इसे देखिएगा। इस अवस्था में देखिए 6 उपअवस्थाएं हैं। जैसे सहज क्रिया की अवस्था देखिए जन्म से 30 दिन है। प्रमुख वृत्तीय अवस्थाएं, अनुक्रिया की अवस्था देखिए 1 से 3 माह है। गौण वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 4 से 6 महीने है। गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था देखिए 7 से 10 माह है। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 11 से 18 माह है। और मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था 18 से 24 माह है। इस अवस्था में देखिए बच्चे रोते हैं, हंसते हैं, चबाते हैं, है ना, चीज़ों को फेंकते हैं, सब कुछ इसमें करते हैं। किसमें करते हैं? अपनी जो सहज क्रिया है उसके द्वारा वो करते हैं। अगला पॉइंट है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, इनकी प्री ऑपरेशनल। ये होती है 2 से लेकर 7 वर्ष यानी कि 2 से 7 ईयर्स के बीच में। सो देखिए इस अवस्था के दौरान क्या है, छोटा बच्चा जो प्रतीकात्मक रूप से सोचने के बारे में सोच सकता है। प्रतीकात्मक मतलब सिंबॉलिक रूप से। जैसे आपने बच्चों को बोला कि ये बुक है, किताब है ना, तो उसके दिमाग में देखिए किताब का फ़ोटो छप जाएगा। अगर आपने बोला साइकिल, तो साइकिल का फ़ोटो छप जाएगा। तो अगर आप कोई भी उसे चीज़ बोलेंगे तो उसके दिमाग में देखिए वो चीज़ छप जाएगी कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो इस चीज़ में वो प्रतीकात्मक रूप से सोचने के बारे में सोच सकता है। आप जो भी चीज़ बोलेंगे उसके दिमाग में वो उसकी पिक्चर बन जाएगी। देखिए सोच अभी अहंकारी है और शिशु को दूसरे के दृष्टिकोण को बोलने में कठिनाई होती है। देखिए शिशु को जैसे दूसरे का दृष्टिकोण है, कोई 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, वो किस लहजे में बात कर रहे हैं, तो वो बच्चा उसे जान नहीं सकता, तो उसे कठिनाई होती है। पूर्व क्रियात्मक चरण में बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी नई क्षमता का प्रयोग करते हैं, लेकिन वे अभी तक इसे व्यवस्थित या पूरी तरह से तार्किक तरीके से नहीं करते। देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चे विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ यहाँ पे करते हैं, है ना। ये 2 से 7 साल की जो एज है, यहाँ पे देखिए बच्चा स्कूल जाने लग जाता है, तो उसे स्कूल का काम भी आपको करवाना पड़ता है ना। टीचर भी बच्चों को क्लास में अच्छे समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ करता है, नई नई क्षमताओं का प्रयोग करता है, लेकिन वह पूरा व्यवस्थित तौर पर या तार्किक तरीके से नहीं करता। उसमें बच्चों जैसे होता है ना कि जैसे आप चीज़ों को कुछ भी उसे सिखाएंगे, वो नई नई चीज़ों को सीखेगा, वो उसमें आपसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करेगा। ये वो अवस्था है जहाँ पे आपसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं हर एक चीज़ के बारे में। देखिए इस अवस्था में क्या है, बच्चों को उत्सुकता होती है हर एक चीज़ के बारे में जानने के लिए। जैसे उसे कोई नई चीज़ पता चलेगी तो बच्चे
आपसे वो प्रश्न पूछेंगे उस चीज़ के बारे में, अगर आप उसका आंसर देंगे तो आपको वो तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे जब तक उनको पूरी चीज़ के बारे में पता ना चल जाए। यहाँ पे स्कूल भी जाने लग जाते हैं, नई नई चीज़ें भी सीखते हैं और आपसे वो सवाल भी करते हैं, बार बार बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। इस तरह की अनुभूति के सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक नाटकीय खेल है या पूर्व स्कूली बच्चों का काम चलाओ विश्वास है। देखिए ये नाटकीय खेल है ना। उदाहरण जैसे नाटकीय खेल, जैसे बच्चे जो होते हैं स्कूल में, जैसे कोई फंक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कोई उन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया या कोई एक प्ले है जिसमें वो पार्टिसिपेट कर लिया, तो ये उनका यहाँ पे एक काम चलाओ विश्वास है। इनकी वो पूरी तरह यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंट नहीं होते, लेकिन उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। सो अगर आप पर कभी भी इस उम्र के बच्चों की जिम्मेदारी रही है तो आपने इस तरह के खेल देखा होगा। इस अवस्था में देखिए बालक स्वकेंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। देखिए मैंने आपको बोला ना, बच्चे यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, तो बच्चे आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे वो यहाँ से चांद देखेगा, चंद्रमा, वो चंद्रमा को देखिए बोलेगा कि जैसे चंद्रमा है ना, तो वो क्या है, वो क्यों है, ये आसपास चीज़ है, वो क्या है, इसका क्या काम है, क्यों है ना। वो इलॉजिकल चीज़ें भी बोलता है, हर एक चीज़ को लॉजिक लगा के, लॉजिक यहाँ पे लगाता ही नहीं है वो, है ना। वो आपसे बहुत सारे सवाल करेगा, बहुत सारे आपको जवाब देने पड़ेंगे और बहुत सारे वो चीज़ों को, अननेसेसरी चीज़ों को भी सही मानते हैं। अब वह खेल अनुकरण, चित्र निर्माण तथा भाषा के माध्यम से वस्तुओं के संबंध में अपनी जानकारी अधिक बढ़ाता है। देखिए यहाँ पे वो ज्ञान अर्जित अच्छे से करते हैं, जैसे वो खेलते हैं, इस उम्र में बच्चे खेलते हैं, अनुकरण करते हैं, चित्र निर्माण करते हैं, बोलने लग जाते हैं। देखिए भाषा के माध्यम से आपसे वो सवाल जवाब करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में वो पूछते हैं, जानकारी बढ़ाते हैं। अधिकाधिक जानकारी बढ़ाना मतलब क्या है, वो आपसे इतनी बार प्रश्न पूछेंगे हर एक चीज़ के बारे में, उनके लिए सारी चीज़ें नई हैं। जैसे देखिए हमें कोई चीज़ नहीं पता चलती है ना, हम उसके बारे में उत्सुक होते हैं जानने के लिए, वैसे ही बच्चों के लिए सारी चीज़ें नई हैं, वो उसको जानने की कोशिश करते हैं, स्कूलों में भी करते हैं और घर पे भी करते हैं। धीरे धीरे वह प्रतीकों को ग्रहण करता है, किंतु किसी भी कार्य का क्या संबंध होता है तथा तार्किक चिंतन के प्रति अनभिज्ञ रहते हैं। देखिए कोई वस्तु है ना, ज्ञान तो से मिल जाता है, लेकिन किस वस्तु का क्या कार्य होता है वो उनको यहाँ पे इतना अच्छे से जानते नहीं है ना। उनको पता है कि ये स्कूटर है, ये कार है, ये चलती है, लेकिन कैसे चलती है ये नहीं पता चलता है। जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें पता चलता है। इस अवस्था में देखिए अनुकरणशीलता पाई जाती है, और देखिए इस अवस्था में बालकों के अनुकरण में परिपक्वता आ जाती है। देखिए यहाँ पे क्या है, अनुकरणशीलता पाई जाती है और अनुकरण में उनकी परिपक्वता आ जाती है। देखिए जैसे पहले छोटे बच्चे होते थे ना, इससे भी छोटे, तो उनको चीज़ों का पता नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे अब वो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझने लग जाते हैं। इस अवस्था में प्रकट होने वाले लक्षण दो प्रकार के होने से इसे दो भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पूर्व संप्रत्यात्मक काल यानी कि प्री कॉन्सेप्शनल या सिंबॉलिक फंक्शन है, ये 2 से 4 वर्ष के बीच में है। यहाँ देखिए पूर्व प्रत्यात्मक काल लगभग 2 वर्ष से 4 वर्ष तक चलता है। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यह वह तो 2 से 7 वर्ष, लेकिन इसे हम पहले 2 से 4 वर्ष गिनेंगे, 4 से 7 गिनेंगे। जब बच्चा 2 से 4 वर्ष के बीच में होता है तो वो चीज़ों के संकेत जो होते हैं, चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चिन्ह बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कि हमने बच्चों को बोला साइकिल, तो उसके दिमाग में देखिए साइकिल छप जाएगा, उसके दिमाग में देखिए हम बोलेंगे किताब, किताब छप जाएगी, पेंसिल कहेंगे पेंसिल छप जाएगी। तो जो चीज़ आप उसे बताएंगे उसके दिमाग में वो छप जाएगी, उसकी पिक्चर बन जाएगी। संकेत देखिए, आप बालक को कोई इशारा करेंगे, वो इशारे से आपकी बात को समझ जाएगा, है ना। सो बालक निर्जीव वस्तु को सजीव समझते हैं। वो सोचते हैं कि जो निर्जीव वस्तु है वो भी सजीव है। जैसे मान लीजिए कोई टेडी बियर है ना, तो वो शेर बना हुआ है ना, टाइगर बना हुआ है, तो जैसे आप उसके सामने लेके जाएंगे, आप उसे ऐसे अपने हाथों से मूवमेंट करेंगे तो उसे लगेगा कि ये वाकई ही शेर है, वाकई ही टाइगर है। आत्म केंद्रित हो जाता है बालक। देखिए यहाँ पे बालक आत्म केंद्रित हो जाता है। संकेतों एवं भाषा का विकास तेजी से होने लगता है। देखिए यहाँ पे जो संकेत हैं वो और जो भाषा का विकास है यहाँ पे तेज होता है। वह यहाँ पे बच्चे स्पष्ट रूप से बोलने लग जाते हैं। इस स्तर का बच्चा
सूचकता विकसित कर लेता है, अर्थात किसी भी चीज़ के लिए प्रतिभा शब्द आदि का प्रयोग कर लेता है। देखिए कोई भी चीज़ है वो उसके लिए आराम से शब्द को इस्तेमाल कर लेगा, कोई चीज़ क्या है उसके लिए शब्दों का इस्तेमाल करेगा, कोई चीज़ क्या है उसकी प्रतिभा को वो जानेगा। जैसे कोई कार है, वो कार कैसी चलती है उसे पता है ना, तो वो कहेगा ये कार है ना। जो चीज़ है वो सारी उसे पता है। यहाँ पे बच्चे थोड़े से ज़िद्दी भी हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे छोटा बच्चा माँ की प्रतिमा रखता है। देखिए छोटे बच्चे माँ के बगैर रहते नहीं हैं। बालक विभिन्न घटनाओं और कार्य के संबंध में क्यों और कैसे जानने में रुचि रखते हैं। देखिए यहाँ पे तरह तरह की जो घटनाएं हैं, कार्य हैं, उसके संबंध में वो क्या चीज़ है, क्यों चीज़ है, कैसे है, सब कुछ उसमें रुचि रखते हैं। आपको वो एक चीज़ के बारे में 50 प्रश्न पूछेंगे, ये चीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है, सब कुछ आपको इसके बारे में पूछेंगे। इस अवस्था में देखिए भाषा विकास का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे भाषा विकास है। जो आप घर में देखिए बोलते हैं, जैसे स्कूल में बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा तो इंग्लिश बोलेगा, है ना, घर पे हिंदी बोलेगा, पंजाबी बोलेगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो आपकी माँ बोली है, वो बच्चा वहाँ पे सीखेगा। 2 वर्ष का बालक 1 या 2 शब्दों के वाक्य बोलता है, जबकि 3 वर्ष का बालक 8-10 शब्द के वाक्य बोल लेता है। देखिए 2 वर्ष का बालक होगा वो 1 शब्द बोलेगा, मम्मी पापा, है ना, ये बोलेगा। जो 3 वर्ष का होगा वो थोड़े से 8-10 शब्द बोल लेगा। सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अंत प्रज्ञा काल, यानी कि इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। देखिए 4 से 7 वर्ष के बीच में है। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ना घटाना आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करता है, इसमें क्रमबद्ध तर्क नहीं होता। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी गणनाएं जोड़ना घटाना सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता है ना, बच्चों को टेबल्स सिखाए जाते हैं, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। यहाँ पे बच्चे पहाड़े सीख लेते हैं, प्लस माइनस करना स्कूल में सीख लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीख लेते हैं ना, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कि 2 से 7 वर्ष की वो अवस्था है जहाँ पे बच्चा बोलता भी है, प्रश्न भी पूछता है और चीज़ों के बारे में जानने के लिए उत्सुकता होती है कि कोई चीज़ क्या है, कैसी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि भाषा का यहाँ पे डेवलपमेंट, भाषा का यहाँ पे विकास होता है। अगला पॉइंट है मूर्त क्रियात्मक अवस्था, इनकी कंक्रीट ऑपरेशनल। ये है 7 से 12 वर्ष के बीच में। तो देखिए यहाँ पे पियाजे ने ठोस अवस्था को बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में एक प्रमुख मोड़ माना है। यहाँ पे देखिए जो ये अवस्था है, यानी कि ये जो अवस्था है, इसे इन्हें संज्ञानात्मक विकास का प्रमुख मोड़ माना है। देखिए जब बच्चा 7 वर्ष से ऊपर हो गया तो यहाँ पे बच्चे का जो दिमाग है थोड़ा सा और विकसित हो जाता है, क्योंकि देखिए यह तार्किक या परिचालन संबंधी विचारों की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए यहाँ पे तार्किक, यहाँ पे लॉजिक लगाने लग जाता है बच्चा। जैसे हम बच्चों को बोलेंगे कि ये बर्फ़ है, इससे पानी बन जाता है, और पानी से बर्फ़ बन जाती है। जैसे मान लीजिए बच्चा आपसे प्रश्न पूछे क्या है, आप बोलेंगे ये बर्फ़ है ना, आइस है, बर्फ़ है। तो बोलेगा कैसे बनेगी, आप बोलेंगे पानी से बनेगी। और पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, बच्चों को ये पता चल जाएगा कि ये रिवर्स सिस्टम है ना। कोई चीज़ कैसे है, तर्क क्या है इसके बीच में। अगर बर्फ़ चाहिए तो उसके लिए पानी को जमाना ज़रूरी है, अगर पानी चाहिए बर्फ़ से तो बर्फ़ को पिघालना ज़रूरी है। तो ये बच्चों को समझ में आ जाएगा, वो तर्क इसमें लगाने लग जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रमुख मोड़ इसलिए माना जाता है कि बच्चा यहाँ पे समझने लग जाता है हर एक चीज़ को। जैसे जैसे बच्चे प्राथमिक विद्यालय में आगे बढ़ते हैं, वे विचारों और घटनाओं को अधिक लचीले और तार्किक रूप से प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि देखिए जैसे जैसे बच्चे क्या है, यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय, जैसे बच्चा देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि 5वीं क्लास में है, 6ठी क्लास में है, फिर वह 7वीं क्लास में होगा। जैसे जैसे देखिए वो आगे बढ़ता जाएगा, उसके जो विचार हैं, उसकी जो घटनाएं हैं, वो और अधिक लचीली हो जाएंगी। वो तार्किक रूप से देखिए, यानी कि रीजनिंग के तौर पे देखिए वो उसे प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाते हैं। यानी कि जो चीज़ है वो कैसी है, जैसे आपने छोटा बच्चा है, उसने पहले ABCD सीख ली, फिर उसने देखिए सही गलत जो होते हैं ना, ट्रू फॉल्स वाले, वो सीख लिए। फिर उसने छोटे छोटे जो शॉर्ट में आंसर होते हैं ना, हाँ नहीं वाले, वो सीख लिए। उसके बाद देखिए फिर उसने 1-1 2-2 लाइन के आंसर सीख लिए, फिर उसने पैराग्राफ वाले आंसर सीख लिए। तो यहाँ पे बच्चे का क्या है, दिमाग यहाँ पे विकसित हो गया। अब देखिए कोई विचार है, कोई घटना है, घटना कौन सी है, जैसे हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जो पाठ है वो उसने पढ़ लिया। अब उसने देखा कि क्या घटना थी, उसने उसको समझ लिया, उसने उसको सोच लिया, है ना। तो वो इसमें स्टोरीज जो होती है, कहानियाँ होती है, वो उसे अच्छे से समझ लेता है। जो उसके विचार होते हैं वो भी इसमें वो ऐड करने लग जाता है।
ठीक है। यहाँ पे वो सारी चीज़ें यहाँ पे करने लगता है, जो उसके विचार होते हैं, जो उसकी घटनाएं होती हैं, वो उसे समझने लग जाता है। हम जो बच्चों को समझाएंगे, है ना, जो बच्चों को समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, वो यहाँ बच्चे ग्रहण करने लग जाते हैं। उनके सोचने के नियम अभी भी वयस्क मानकों से बहुत बुनियादी लगते हैं। जैसे देखिए यहाँ इसका मतलब क्या है, जो उनका सोचने का नियम है, जैसे देखिए वयस्क होते हैं ना, जैसे कोई जवान बच्चा है, जैसे वो सीखते हैं, समझते हैं, तो ये उसकी शुरुआत होती है, ये उसका बुनियाद है, जिसका बेसिक है, यहाँ से शुरुआत होती है। और आमतौर पर देखिए अनजाने में काम करते हैं, लेकिन वे बच्चों को पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित रूप से समस्या को हल करने की अनुमति देते हैं और इसलिए कई शैक्षणिक कार्यों में सफल होते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे होते हैं ना, कि जैसे जो उनके सामने समस्या है, पहले छोटी समस्या थी, है ना, फिर अब उनमें क्या है, बड़ी बड़ी समस्या उनके सामने आती है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैथ्स के सवाल थे, पहले उन्होंने प्लस माइनस किया, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, है ना, तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये सारी चीज़ें पहले बेसिक सीखी। फिर देखिए उनको एक समस्या दी गई, होता है ना, जैसे टाइम वर्क का क्वेश्चन दे दिया कि एक दीवार इतनी देर में बनती है, वो दीवार इतनी देर में बनेगी। यहाँ बच्चे फॉर्मूले लगाने लग जाते हैं मैथ्स के। पहले क्या था, सिर्फ प्लस माइनस, बाद में क्या है, फार्मूले को यूज़ करके उसका हल निकालना। तो यहाँ पे क्या है कि समस्या थोड़ी सी बड़ी कर दी, है ना, वो चीज़ें। इस अवस्था में देखिए बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। देखिए विद्यालय तो वो 2 साल 3 साल से ही जाना प्रारंभ कर देगा। एवं वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच क्या समानता है, कोई वस्तु है ना, जैसे बर्फ़ से पानी है, पानी से बर्फ़ बनता है, उसमें वस्तु है, उसमें घटना क्या है, वो पहले बर्फ़ बन गया फिर पानी बन गया, वो घटना है ना, वो चीज़ें। उसमें समानता क्या है, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। भिन्नता क्या है, जैसे रंग है, कोई काला रंग है, कोई सफ़ेद रंग है, कोई लाल रंग है, उसमें भिन्नता है, वह पहचान लग जाता है कि ये भिन्नता है ना। यहाँ पे बच्चे देखिए अपनी चॉइस भी करने लग जाते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी पहनते हैं कि इसके साथ ये पहनेंगे, इसके साथ वो पहनेंगे, वो भिन्नता समझ में उन्हें आ जाती है। छोटे बच्चों को तो आप जो मर्ज़ी पहना दो, लेकिन जब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं फिर उनकी चॉइस अपने आप आ जाती है। इस अवस्था में देखिए बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार अवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, संख्या बोध है, क्या कौन सी संख्या है। देखिए जैसे उनको गिनती आती है, 50 तक होगी, 100 तक होगी, पहाड़े हो गए, टेबल्स हो गए, उनको यहाँ पे सिखाए जाते हैं। वर्गीकरण चीज़ों का करते हैं कि कोई 4 चीज़ है, उनको वर्गीकरण कर देते हैं आपस में, है ना। जैसे मान लीजिए 7 रंग है, उनको बोले कि 7 रंग के नाम लिखो, वो 7 रंग के अलग अलग नाम लिख देंगे, है ना। हम बोलेंगे कि ये चीज़ को ऐसे कर दो, तो वो चीज़ों को अलग अलग पॉइंट्स में लिख देंगे। क्रमानुसार व्यवस्था, कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, हम कहेंगे कि छोटी चीज़ पहले लगाओ, बड़ी चीज़ बाद में लगाओ, तो वो पहले उसे लगा देंगे। कोई भी वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, उसके मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान होता है। जैसे उसके चाचा कौन है, ताया कौन है, मामा कौन है, दादी कौन है, सब कुछ उनको पता चल जाता है। यह वह तर्क कर सकता है। संक्षेप में वे अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है। देखिए यहाँ पे अब जैसे देखिए पहले बच्चों को पता नहीं होता था ना, हर एक चीज़ को मुंह में डाल लेते थे छोटे होते। अब यहाँ पे उनको पता चल गया है कि कोई चीज़ महंगी है, सस्ती है, काम की है, नहीं काम की है। यहाँ पे वो चीज़ों को फेंकते नहीं हैं। छोटे बच्चे चीज़ों को फेंक देते हैं, लेकिन बड़े बच्चे चीज़ों को फेंकते नहीं हैं। उनको पता है कि ये चीज़ें काम की हैं, जो उनका आसपास का पर्यावरण है, वातावरण है, वो उसे समझ लेते हैं, उसमें कैसे रहना है उसके नियम सीख लेते हैं। सो नेक्स्ट देखिए अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल, ये 12 से ऊपर वर्ष की होती है। देखिए 12 वर्ष के बाद बच्चे में काफ़ी समझ यहाँ पे आ जाती है। देखिए औपचारिक परिचालन चरण लगभग 12 वर्ष की अवस्था से आयु से शुरू होता है और वयस्कता तक रहता है। इस दौरान लोग अमूर्त अवधारणा एवं तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो बच्चे हैं यहाँ पे अमूर्त अवधारणा, अमूर्त क्या है, देखिए यहाँ पे कि जो चीज़ होती नहीं है उसके बारे में भी वो सोचते हैं। यहाँ पे क्या है, बच्चे सोचने की क्षमता उसमें आ जाती है। जैसे कोई चीज़ है, आपने उनको चीज़ बता दी, तो वो अपना पूरा ध्यान उसके ऊपर लगाएंगे। जैसे आपने उनको होते हैं ना, जैसे हम कोई पहेलियाँ होती हैं, पहेलियाँ सुलझाने के लिए बच्चों को कहते हैं, तो वो पहेली के बारे में सोचने लग जाते हैं, है ना।
तो उसको सोचते हैं कि क्या इसका मतलब हुआ वो चीज़। तो यहाँ पे वो पहेलियाँ सुलझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखिए वो अधिक सोच होती है उनके दिमाग में, वो चीज़ों को सोचते हैं कि मेरे को क्या चीज़ बोली है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, वो अपना दिमाग यहाँ पे लगाते हैं। यह चरण वैज्ञानिक तर्क के उद्भव की अनुमति देता है जब भी आवश्यकता होती है, और परिकल्पना और अमूर्त सिद्धांत तैयार करता है। देखिए यहाँ पे ये चरण जो है ये वैज्ञानिक तर्क की अनुमति देता है। वैज्ञानिक तर्क क्या है? देखिए जब भी कोई चीज़ होती है उसके पीछे साइंटिफिक जो रीज़न होता है, वैज्ञानिक तर्क होता है, तभी वो सही मानी जाती है ना। देखिए यहाँ पे अगर कोई चीज़ है वो क्यों बनी है, कैसे बनी है, बच्चे इसके बारे में पता करते हैं। देखिए जब भी आवश्यकता होती है परिकल्पना या अमूर्त सिद्धांत तैयार करता है, बच्चे अपने दिमाग में आइडियाज़ लेके आते हैं, नए नए आइडिया सोचते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये बनूंगा बड़े होके, कोई कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना। ऐसे करके उनके दिमाग पे परिकल्पना यहाँ पे आती है। सो नेक्स्ट है देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत ने किसी विशेष चरण से संबंधित किसी विशिष्ट आयु के बारे में कोई दावा नहीं किया, लेकिन उसका विवरण उस आयु का संकेत प्रदान करता है जिस पर एक औसत बच्चा एक निश्चित अवस्था तक पहुंचेगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पियाजे है वही बताते हैं कि अगर जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसमें देखिए कोई भी विशेष चरण नहीं है, यहाँ पे कोई आयु नहीं बताई गई है कि 12 से 14 वर्ष हो या 12 से 15 वर्ष हो। वो 12 से ऊपर फ्लेक्सिबल जो एज होती है, उम्र होती है, वो उसको रखते हैं। क्योंकि देखिए कुछ बच्चे स्लो होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ भी उन्होंने आयु को नहीं रखा। हाँ, ये 12 वर्ष से स्टार्ट होती है, इसको ज़रूर हम कह सकते हैं। लेकिन देखिए उसका जो विवरण है उस आयु का संकेत प्रदान करता है जहाँ पे एक औसत बच्चा है, इनकी जब वो सारे बच्चे एक वो चीज़ को कर लेते हैं तो उसमें उन्होंने इसलिए इसे 12 वर्ष रखा है। क्योंकि देखिए 12 वर्ष के बाद जो बच्चे होते हैं, जो जो चीज़ें आम बच्चे करते हैं तो तकरीबन वो बच्चे कर लेते हैं। पियाजे के लिए संज्ञानात्मक विकास जैव परिपक्वता और पर्यावरणीय अनुभव के परिणाम स्वरूप मानसिक प्रक्रियाओं का एक प्रगतिशील पुनर्गठन था। बच्चे अपने आसपास की दुनिया की समझ का निर्माण करते हैं, फिर वे पहले से जानते हैं और जो वे अपने वातावरण में खोजते हैं उसके बीच विसंगतियों का अनुभव करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बच्चे हैं आसपास की दुनिया का समझ का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसके आसपास का घर का माहौल कैसा है, स्कूल का माहौल कैसा है, आसपास जैसे वो पर्यावरण को देखते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और जानवर देखता है वो वहाँ पे, तो उसे पता है कि ये चीज़ें हैं। लेकिन जब वो उसे वातावरण में खोजते हैं, जब से देखते हैं ना कि ये पेड़ है यहाँ पे लगा हुआ, ये चीज़ यहाँ पे लगी हुई है, ये सड़क बनी हुई है, हमें इसका ऐसे इस्तेमाल करना है, वो चीज़ को पहले अनुभव करते थे। बाद में वो जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है, उसके बीच विसंगतियाँ क्या है। जैसे कोई रोड बनी है, अगर वो टूटी हुई है तो बच्चे को पता चलेगा कि ये रोड टूटी हुई है, यहाँ से निकलना नहीं है। जब वो छोटा होता है, वो जब गड्ढे होते हैं ना, सड़क के बीच में खड्डे होते हैं, वो उसके पानी के बीच में ही जैसे जाके खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब वो थोड़े से बड़े होते हैं, उनको पता है कि ये खड्डा है, इसमें पानी भरा है, यहाँ पे हमें खड़े नहीं होना। तो विसंगति यहाँ पे ढूंढ ली कि अगर सड़क प्लेन होगी वहाँ पे चलेंगे तो अच्छा होगा, टूटी है तो वो उनके काम की नहीं है। तो ये उनमें थोड़ी सी समझ इसमें आ जाती है। तो देखिए इस अवस्था की विशेषता निम्न है। जैसे देखिए इसमें क्या करते हैं कि तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। तार्किक चिंतन मतलब कि जैसे कोई चीज़ है वो रियलिटी में है, वो किस रूप में है ना, वाकई भी वो चीज़ है, तर्क के तौर पे है। जैसे मान लीजिए मैं कहूँगा कि एक पेन है, वो प्लास्टिक की बना हुआ है ना, वो तर्क है ना कि वो प्लास्टिक का ही बना हुआ है। तो वो क्या है, वो तार्किक चिंतन है। उसके अंदर देखिए रिफ़िल करने के लिए होता है, अगर मान लीजिए उसके अंदर रिफ़िल हो ही ना तो वो पेन वो चलेगा ही नहीं। तो तार्किक चिंतन क्या है कि उसकी क्षमता का यहाँ पे विकास होता है। जैसे तर्क होता है यहाँ पे, जैसे सूर्य है, उसकी रोशनी आएगी तभी उजाला होगा ना, अगर सूर्य निकलेगा नहीं तो रोशनी होगी नहीं। तो वो तार्किक चिंतन हो गया। समस्या समाधान की क्षमता का विकास, देखिए यहाँ पे समस्या समाधान मैंने आपको जैसे बताई है कि जैसे बच्चे ने पहले प्लस माइनस किया सीखा, बाद में उसे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिए। अगर उन्होंने आपसे उन्होंने है ना, आपने उनसे पहेलियाँ पूछी, जब होते हैं ना बच्चों को, अगर आप पहेलियाँ पूछेंगे है ना तो वो पहेलियों के जवाब देंगे। अगर आपने उनसे कोई पहेली पूछ ली, फिर वो पहेली के बारे में सोचेंगे कि हाँ मेरे को ये पूछा गया है, चाहे वो 1 दिन लगाए, 2 दिन लगाए, 3 दिन लगाए, उसका वो हल ढूंढ लेते हैं। वास्तविक अवास्तविक में
अंतर समझने की क्षमता का विकास। कोई चीज़ वास्तविक रूप में है या अवास्तविक है, उसमें अंतर क्या है वो ढूंढ लेते हैं, है ना। तो जैसे हमें यहाँ से चांद दिखता है, चंद्रमा दिखता है, हम इसे हाथ तो लगा नहीं सकते, वास्तविक तौर पे दिखता है, लेकिन अवास्तविक तौर पे वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो वास्तविक अनुभव है उसको काल्पनिक परिस्थितियों में डालने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे देखिए वो स्टोरीज वगैरह बनाते हैं, अपने दिमाग में कहानियाँ यहाँ पे बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये चीज़ है वास्तविक रूप में, जैसे इंसान है, कुछ बुरे हैं कुछ अच्छे हैं, सभी अच्छे क्यों नहीं है। वो सोचते हैं ना कि काल्पनिक परिस्थितियाँ देखिए जहाँ पे जैसे हम सोच लेते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी है तो वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए। देखिए जो चीज़ वैसी है वो तो है ही है, लेकिन काल्पनिक तौर पे देखेंगे, जैसे कोई मूवी है उसमें दिखा देते हैं कि हीरो सारे काम कर लेता है, लेकिन वास्तविक तौर पे वैसा हो नहीं पाता। तो क्या है, चीज़ें वास्तविक है, अनुभव वास्तविक है, लेकिन वो चीज़ काल्पनिक है। परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। देखिए परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस, यानी कि चीज़ों को सोचना, अपने दिमाग में आइडियाज़ को लेके आना। विसंगति के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। कोई विसंगति है, अगर वो चीज़ कोई गलत है वो क्यों है, किसी चीज़ में कोई कमी है वो क्यों है, वो सोचने के ऊपर वो विचार करते हैं। जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। देखिए इसे अंतर्ज्ञान भी कहा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो जीन पियाजे हैं उनके अकॉर्डिंग अंतर्ज्ञान क्या है, तो वो क्या है, अमूर्त क्रियात्मक अवस्था, इनकी फॉर्मल ऑपरेशनल। सो देखिए यहाँ पे इसका प्रोसेस यहाँ पे देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया और संरचना क्या है। देखिए जीन पियाजे ने यहाँ पे दो बातों को महत्वपूर्ण बोला है। पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन। संगठन से तात्पर्य है कि बुद्धि में विभिन्न क्रियाएं जैसे प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, चिंतन एवं तर्क सभी संगठित होकर करती हैं। देखिए संगठन में क्या है, जैसे कोई चीज़ प्रत्यक्षीकरण है, प्रत्यक्षीकरण मतलब जो हमारे सामने है, स्मृति है जो हमारे दिमाग में है, मेमोरी, उसके बाद चिंतन है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी है। जैसे उदाहरण देखिए, एक बालक है, वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों के संबंध में उसकी विभिन्न मानसिक क्रियाएं पृथक पृथक कार्य नहीं करती, बल्कि एक साथ संगठित होकर कार्य करते। देखिए जैसे कोई बालक है, जैसे वो अपने आसपास वातावरण में जो चीज़ें देखता है उसके बारे में जो सोचता है ना, तो उसकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो अलग अलग कार्य नहीं करती, वो एक साथ कार्य करती है। उसने देख लिया कि हमारे वातावरण में सड़कें बनी हैं, पेड़ पौधे बने हैं, जानवर है, सब कुछ है। वो जब सोचेगा वो सारी पिक्चर एक साथ बनी होगी उसके अंदर, ना कि एक एक करके चीज़ बनी होगी। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, वातावरण के साथ समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। यानी कि वातावरण के साथ देखिए समायोजन करना संगठन का ही परिणाम है। इनकी पहले उसने चीज़ें अलग अलग देखी, बाद में सारी चीज़ें उसे एक बार में याद आ गई। संगठन व्यक्ति एवं वातावरण के संबंध को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन बाह्य रूप से प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पे जो संगठन है वह व्यक्ति को आंतरिक रूप से प्रभावित करता है, अनुकूलन बाहरी रूप से। जैसे जो चीज़ें बच्चे ने पहले सीखी है वो कैसी है, वो आंतरिक रूप से उस चीज़ों के बारे में सोचेगा। अगर देखिए पहले उसने जो चीज़ देखी है बाद में उसे थोड़ा सा और पता चले तो उस चीज़ के बारे में इसकी सोच थोड़ी सी बदल जाएगी, जबकि अनुकूलन है वो बाहरी तौर पे उसे प्रभावित करता है। सो लास्ट में देखिए यहाँ पे करेंगे जीन पियाजे का सिद्धांत दूसरे से कैसे भिन्न है। यहाँ देखिए अलग अलग राइटर्स हैं जिनके बारे में लिखा गया है, लेकिन जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो सबसे अलग कैसी है। हाउ इज़ जीन पियाजे थ्योरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पे देखिए कुछ नियम हैं, कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे जीन पियाजे बनाम वाइगॉस्की। अब देखिए जीन पियाजे और वाइगॉस्की में क्या फ़र्क है। वाइगॉस्की का दावा है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक अंतक्रियाओं के नेतृत्व में होता है और बच्चे सामाजिक प्राणी हैं। वाइगॉस्की यहाँ पे कहते हैं देखिए संज्ञानात्मक विकास जो हमारे दिमाग का विकास है वो समाज की अंतक्रियाओं के नेतृत्व में होता है। यानी कि जब बच्चे देखिए हमारे समाज में आते हैं, वो से सीखते हैं, तब उनमें समझ आती है कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। क्योंकि देखिए बच्चे सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। अगर वो अपने आसपास अच्छे बुरे चीज़ों को देखेंगे, पहचानेंगे, तभी उसके बारे में वो बता पाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो वाइगॉस्की है वो कहते हैं कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में
अच्छी बुरे सोचना, अच्छा या बुरा सोचना है, ट्रू फॉल्स देखना है, पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए वो चीज़ क्या है। जबकि पियाजे का मानना है कि बच्चे का विकास उसकी अपनी आत्म केंद्रित और केंद्रित गतिविधियों से होता है, क्योंकि वह अधिक स्वतंत्र होता है। तो देखिए पियाजे यहाँ पे कहते हैं कि जो भी बच्चा सीखता है वो अपने अंदर से ही सीखता है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं जब भी वो बच्चा सीखता है वो बाहरी तौर पे सीखता है। तो ये देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। नेक्स्ट है पियाजे बनाम कोहेलबर्ग। पियाजे के लिए देखिए नैतिक विकास का निर्माण प्रक्रिया है और विचार और क्रिया की परस्पर क्रिया नैतिक अवधारणाओं का निर्माण करती है। देखिए पियाजे यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास का मतलब क्या हुआ, अच्छा या बुरा। नैतिकता मतलब क्या हुई, कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, वो आई है नैतिक विकास में। अब देखिए नैतिक विकास का निर्माण जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, वो नैतिक अवधारणाओं का निर्माण करती है। जबकि कोहेलबर्ग का मानना है कि जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है उसकी खोज की प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। कोहेलबर्ग देखिए यहाँ पे कहते हैं कि जो चीज़ है नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है। पहले बच्चे को पता चलेगा कि कोई चीज़ गलत है तो गलत क्यों है, सही है तो सही क्यों है, तभी वो सही गलत की पहचान कर पाएगा। लेकिन जबकि पियाजे यहाँ पे कहते हैं कि बच्चे को सिर्फ यहाँ पे सही गलत की पहचान करना है। अगर देखिए यहाँ पे उसे पता ही नहीं है कि कोई चीज़ गलत कैसी है, सही कैसे है, वो उसका कैसे पता लगा पाएगा। पियाजे बनाम एरिक्सन देखिए क्या है। एरिक्सन और पियाजे के बीच में सबसे बड़ा अंतर क्या है। एरिक्सन ने देखिए एक व्यक्ति के पूरे जीवन के दौरान विकास की समझ पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि पियाजे ने मुख्य रूप से जीवन की उन घटनाओं पर जोर दिया जो शैशव अवस्था से किशोर अवस्था तक अंत तक रहती है। साथ ही देखिए पियाजे का सबसे अधिक कार्य संज्ञानात्मक विकास के विषय पर है, जबकि एरिक्सन भावनात्मक विकास के क्षेत्र में जो अधिक रुचि रखते हैं। देखिए जो एरिक्सन है वो क्या करते हैं कि जो व्यक्ति का पूरा जीवन है उसके बारे में उन्होंने विकास किया है कि व्यक्ति का जन्म से लेके बुढ़ापे तक वो जीवन कैसा है, वो पूरा जीवन इसमें लगाते हैं, वो पूरे जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जबकि जो पियाजे हैं वो सिर्फ जन्म से लेकर सिर्फ शैशव अवस्था तक यानी कि 12 से 15 वर्ष तक ही बच्चे की क्रिया को वो डिफाइन करते हैं या उनको बतलाते हैं। देखिए पियाजे का जो कार्य है वो सिर्फ हमारे दिमाग से संबंधित है, जबकि एरिक्सन का भावनात्मक तौर पर भी उसमें वो बताते हैं। वो संज्ञानात्मक तो बताते हैं एरिक्सन, लेकिन भावनात्मक तौर पे भी वो क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें बताती हैं, जबकि पियाजे सिर्फ एक चीज़ को बताते हैं। सो ये था जीन पियाजे का सिद्धांत, जो कि एग्ज़ाम पर्पज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये अच्छे से करना है। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।